हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू इवोल्यूशन आरएस। स्वागत है एक बार फिर से आपका इवोल्यूशन आरएस क्लासेस में। और सभी से एक मेरी रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको अगर ये क्लासेस पसंद आ रही है तो ठीक है। और मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस इतनी सी बात है कि आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और जो भी एजुकेशन बैकग्राउंड में है अभी, और जो करंट में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान लेवल पे अभी तक मैंने कोई ऐसा चैनल नहीं देखा जो इंडिया लेवल का करंट प्लस राजस्थान लेवल का करंट करा रहा है। और मैं बहुत सारा रिसर्च वर्क करता हूँ इससे पहले, और फिर ये आपके लिए क्लास लेके आता हूँ। तो आपको इस चीज को एक एडमायर करते हुए एक सब्सक्राइब देना है अपना। और ये इतनी आहुति आप दे देते हैं और फिर इस क्लास को लेते हैं, तो एक बेहतर मोटिवेशन और एक डेडिकेशन के साथ आप क्लास लेंगे। ठीक है, तो मैं शुरू कर रहा हूँ। आज की जो पहली न्यूज़ है, पहली न्यूज़ क्या है? जैसे कि आप सबको पता है, आज 30 जनवरी है। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। ठीक है, और ये कौन सी पुण्यतिथि है? तो 75वीं पुण्यतिथि। आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए ये कौन सी पुण्यतिथि है, तो 75वीं पुण्यतिथि है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है कि जो जयपुर परकोटा है, जयपुर परकोटा और राजधानी की जितनी भी, यानी जयपुर, अपनी जयपुर जो राजधानी है, उसकी जितनी भी ऐतिहासिक धरोहर है, उनके संरक्षण हेतु, आपको पता ही होगा जैसे कि बहुत सारे कपल होते हैं, लवर होते हैं, चले जाते हैं और ऐतिहासिक धरोहर में खड्डे कर देते हैं, वहां अपना नाम खुदा देते हैं ताकि उनकी एक मेमोरी बन जाए। लेकिन इससे नुकसान क्या हो रहा है? हमारे धरोहर को नुकसान हो रहा है, और बहुत सारी चीजें हैं जिससे धरोहर को नुकसान पहुंचाते हैं। लोग जैसे कहीं पे थूक रहे हैं दीवारों पे, जो पुरानी धरोहर है, इन सबको कंजर्व करना है। और इससे जो एक ह्यूमन ह्यूमन है, वो इसका एनक्रोचमेंट कर रहा है या इस पे कब्जा कर रहा है, उन सबको रोकना है और हमारी धरोहर को बचाना है, ताकि हम पर्यटन को बढ़ावा दे सकें और हमारी संस्कृति और विरासत को हम बचा सकें। इसीलिए ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण हेतु जयपुर परकोटे में जो था, जयपुर परकोटा विश्व विरासत की सूची में भी शामिल है। और राजधानी की जो ऐतिहासिक धरोहर, अन्य धरोहर है, जैसे आमेर का किला हो गया, नाहरगढ़ हो गया, ऐसे बहुत सारी धरोहर है, उनके संरक्षण हेतु हमने एक अभियान चलाया है। उसी अभियान का नाम है हस्ताक्षर अभियान। एग्जाम में पूछा जाए, हस्ताक्षर अभियान का संबंध किससे है? ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण से है। और स्पेसिफिक कहाँ है? तो सिर्फ राजधानी क्षेत्र की बात हो रही है अभी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट न्यूज क्या है? अंडर 19 में जो T20 हुआ, वुमेन्स कैटेगरी, वो इंडिया जीत चुका है। ठीक है, वुमेन्स टीम जो है वो अंडर 19 की, वो T20 वर्ल्ड कप जीत चुकी है। आपसे पूछा जाएगा T20 वर्ल्ड कप वुमेन्स में किसने जीता है, किस देश ने जीता है, तो भारत ने जीता है। इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है वैसे। नेक्स्ट न्यूज क्या है कि जो राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन का जो बगीचा था, उसका पहला नाम क्या था? मुगल गार्डन। तो मुगल गार्डन का जो नाम है, मुगल गार्डन, उसका नाम अब बदल कर क्या रख दिया गया है? अमृत गार्डन। ध्यान रखना। और एक न्यूज जैसे यहाँ पे एक पॉइंट देखिए, सरकार ने पिछले साल दिल्ली के प्रतिष्ठित राजपथ का नाम बदलकर भी कर्तव्य पथ कर दिया था। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो एक औपनिवेशिक मानसिकता है, औपनिवेशिक मानसिकता को कम करना।
और अपनी सभ्यता, अपनी जो सभ्यता है और जो संस्कृति है, उस पे हमें गर्व होना चाहिए। आज न्यूज़ बहुत ज़्यादा है, आप बने रहिए हमारे साथ क्लास में और सब इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, सारी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। हाल ही में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देश का पहला ओटीटी हिंदी न्यूज़ ग्रुप राजस्थान से प्रारंभ। यानी ओटीटी के क्षेत्र में जो पहला न्यूज़ ग्रुप है, यानी न्यूज़ भी अब ओटीटी पे प्रदर्शित होगी, उनका प्रदर्शन होगा। ऐसा कौन सा चैनल बना है? द चौक, द चौक। और इसका जो चैनल लोगो था, उसका अनावरण किसने किया है? तो सीएम अशोक गहलोत। ये पूछा जा सकता है आपको। हाल ही में ओटीटी न्यूज़ ग्रुप जो चैनल है वो कौन सा है, और चार ऑप्शन दे दिए तो द चौक है। और इसका अनावरण किसने किया? तो अशोक गहलोत जी ने किया है। ये बताना चाहिए आपको। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है कि जो मानव है, मानव जितना सोच सकता है और उसके अनुसार वो कुछ भी कार्य करता है। उसी तरह अगर मशीनें कार्य करने लग जाए, मशीनें भी उसी तरह अगर मशीनें भी मानव की क्षमता विकसित कर लें, मानव की क्षमता विकसित कर लें, उसे ही बोलेंगे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो आज मानव कर रहा है, मानव जितना सोच पा रहा है, उसी तरह अगर मशीनें सोचने लग जाएँ, तो उसे बोलेंगे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी स्व-निर्णय है ना, मानव जो डिसीज़न लेता है, वो स्व-प्रेरित होता है। उसको किसी बटन दबाने की ज़रूरत होती नहीं। आपको खाना खाना है, तो आपको बटन दबाना पड़ेगा और उसके बाद आप खाना खाओगे, ऐसा नहीं होता। स्व-प्रेरणा है ना आपके अंदर। इसी तरह जो ये जोरावर टैंक है, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होगा। यानी इसको सेंस करके ये कुछ भी हम सेंस करते हैं, तो ये भी सेंस करके कुछ भी डिसीज़न ले सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त होगा जोरावर टैंक, और जोरावर टैंक का तो देखो, जोरावर टैंक के बारे में बेसिक जानकारी क्या चाहिए आपको? जोरावर टैंक डीआरडीओ बना रहा है इसे, और ये एक लाइट वेट टैंक है, लाइट वेट टैंक है। इसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी चीन की सीमा, चीन भारत सीमा पर नियुक्त किया जाएगा। और यह उन्नत तकनीक जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ये बताना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है आज के लिए। ध्यान दीजिए आप। राजस्थान के कोटा की एक मंडी, इसका नाम है रामगंज। रामगंज का, देखिए रामगंज किसके लिए प्रसिद्ध है, सबसे पहले आपको बताना चाहिए। रामगंज जो है वो लाइमस्टोन, कोटा स्टोन, आपको लाइमस्टोन के बारे में बताना। लाइमस्टोन का एक ब्लॉक है नीनामा। नीनामा ब्लॉक का संबंध किससे है, तो आपको बताना है लाइमस्टोन से, एग्जाम में आए तो। इसकी भी नीलामी हुई है और अगले 50 साल में प्रदेश को 9,981 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा इससे। तो सबसे बड़ी उपलब्धि है राजस्थान के लिए ये, तो नीनामा ब्लॉक की नीलामी हो गई है और लाइमस्टोन से हमें इतना राजस्व प्राप्त होने वाला है अगले 50 वर्षों में। ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज थी।
इनाम लोक का संबंध किस जिले से है आपको पूछा जाए एग्जाम में तो आप बता देंगे राजस्थान के कोटा जिले से। अब एक और न्यूज़ आ रही है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप जो किसान होता है, अपन बोलते हैं ना, जो मानसून है वो कृषि का जुआ है। ऐसा क्यों बोलते हैं? कभी किसान के साथ क्या होता है कि अच्छी फसल हो जाती है, अच्छी बारिश होगी प्रॉपर तो फसल हो जाएगी। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि अतिवृष्टि हो गई, तो उसमें उसका फसल का नुकसान हो गया, सारी फसल चौपट हो गई। इसमें सरकार क्या करे? सरकार का स्वरूप कैसा होता है? जन कल्याणकारी होता है, आपको पता है। तो जन कल्याण करना है उन्हें, तो वो कृषक के सुरक्षा हेतु क्या कर रहा है? कृषि जो कृषक है उसकी सुरक्षा हेतु सरकार क्या कर रही है? तो सरकार ने बीमा जैसे बीमा करवाए हैं, है ना? उसी में हम देख रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री साहब ने जो आश्वासन दिया है अभी, तो बरसात में अगर और योजना लॉन्च कर दी है कि बरसात में अगर खराब हुई फसलों का कैसे मुआवजा मिलेगा? 72 घंटे में आप टोल फ्री नंबर पे है, टोल फ्री नंबर दे रखे हैं देखो, जिले वाइज़ दे रखे हैं। उदयपुर के ये हैं, ये सारे जितने भी जिले हैं, आप ये देख लेना। टोल फ्री नंबर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ये समझिए कि अगले 72 घंटे में जब आप फसल खराब होगी और अगले आप विदिन 72 आवर्स अगर आप इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, सूचना दे दें, तो आपको मुआवजा मिल जाएगा। बेहतर है ना? सरकार का ये आश्वासन कहीं न कहीं उन किसानों में एक मोटिवेशन लाता है ताकि वो आगे बढ़े। कम से कम खेती तो करें। इस चक्कर में क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है किसान का नुकसान हो गया। अब उसका जो इन्वेस्टमेंट था, जो उसने खेती में निवेश किया था, वो भी उसे नहीं मिल पाया, तो कर्ज के जाल में डूब जाता है। फिर सरकार का क्या स्वरूप होना चाहिए? जन कल्याणकारी होना चाहिए ना? और उसी के दृष्टिकोण के साथ जन कल्याणकारी स्वरूप के साथ ही सरकार ऐसी योजना लाती है ताकि किसानों का संरक्षण हो, उनकी सुरक्षा प्रदान की जाए। उसी के स्वरूप में एक योजना आई है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत या राजस्थान सरकार ने जनजाति विकास के लिए 100 करोड़ रुपए के विकास कोष का गठन किया है। आपसे पूछा था जनजातियों के विकास हेतु जनजाति विकास हेतु कितने करोड़ के विकास कोष का गठन किया गया? तो 100 करोड़, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? अभी हाल ही में इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 हुई थी और उसमें बहुत सारे एमओयू साइन हुए थे। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये साइन हुए थे एमओयू 23 जनवरी 2023 को हुई थी, ये जयपुर में हुई थी। यही पता होना चाहिए। अब इसमें क्या हुआ था, जो इस इन्वेस्टमेंट राजस्थान समिट है, उसका थीम क्या है? उसकी थीम है कमिटेड एंड डिलीवर्ड। ये बात हुई थी और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल भी हुए थे जैसे जो आईसीजे है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस उसके न्यायाधीश रह चुके हैं दलवीर भंडारी, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर एम लोढ़ा और साथ ही जो वेदांता ग्रुप के चेयरमैन है अनिल अग्रवाल और आर्सेनल मित्तल के चेयरमैन जो है एलन मित्तल और कला के क्षेत्र में ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कला के क्षेत्र में प्रसिद्ध निर्माता केसी मालू व प्रसिद्ध उर्दू शायर शीन काफ निजाम इनको राजस्थान रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए आप। जो राजस्थान रत्न पुरस्कार हैं, सबसे पहले ये नागरिक पुरस्कार की श्रेणी में शामिल है, नागरिक पुरस्कार है और ये राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। अच्छा, इसमें 1 लाख की राशि दी जाती है, 1 लाख प्लस प्रशस्ति पत्र। इसका आरंभ कब हुआ था? तो 2012 से। अब हाल ही में ये पुरस्कार किसे मिले हैं? पुरस्कार किसे प्रदान किए गए? तो आप सिर्फ याद रखिए कि वेदांता ग्रुप के जो चेयरमैन है अनिल अग्रवाल अनिल अग्रवाल पूछा जा सकता है आपको। दूसरा कौन सा है? आर्सेनल मित्तल के चेयरमैन कौन है? एलन मित्तल। तीसरे कौन है? तो कला के क्षेत्र में हम देख रहे हैं केसी मालू।
केसी मालू कला। ये केसी मालू को याद रखना, ध्यान रखना आप, कला क्षेत्र में मिला है राजस्थान रत्न हाल ही में 2022 का। और एक शायर सीन, शायर सीन काफ निजाम, इनको मिला है। ये है शायर में, शायरी, शायरी में या शायर है ये, ठीक है। तो शायर से इनकाफ निजाम याद रखना एक तो, एक केसी मालू को याद रखना कला में। राजस्थान रत्न मिला, और राजस्थान रत्न रत्न जो है वो नागरिक पुरस्कार है, और राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, और इस पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए प्लस प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और अभी जो ये अवार्ड मिले थे उसमें जो मित्तल और अडानी ग्रुप ने जो पुरस्कार मिले हैं, उनको सीएम रिलीफ जो रिलीफ सीएम रिलीफ फंड है, जो सहायता देता है बेघरों को, गरीबों को, जो रिलीफ फंड है या जो कल्याणकारी योजना के तहत जो खर्च होता है, उसके लिए वो वापस डोनेट कर दिया इन्होंने। वो 1 लाख रुपए इन्होंने नहीं लिए हैं, दोनों ने। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज क्या है? राजस्थान सरकार आयुर्वेद चिकित्सा उस पद्धति को प्रोत्साहन दे रही है, और इसी चरण में प्रदेशवासियों को क्या मिल रहा है? हेल्थ व वेलनेस सेंटर की स्थापना हो रही है, जहां पे आप अपना इलाज करवा पाओ। वेलनेस सेंटर 500 बन चुके हैं, 500 और बनेंगे, कितने हो जाएंगे ये आपको पता होना चाहिए। 1000। हाल ही में कोटा के दशहरा में इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए, कि कृषि महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था राजस्थान में? तो राजस्थान में कृषि का महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था? कोटा में हुआ था। कोटा में भी दशहरा मैदान में हुआ था, और मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे इसमें ओम बिरला। ये भी बताना चाहिए आपको। नेक्स्ट न्यूज क्या है? वर्ष 2023 को यूएन ने, यूनाइटेड नेशन, जो वैश्विक शांति के लिए कार्य करता है, उसने जो बाजरा है, बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। लेकिन मैं ये न्यूज क्यों लेके आया भैया? अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। आपको एक जानकारी बता देता हूँ। बहुत बार क्या होता है कि आपको शायद पता नहीं होगा, कि जो हम एग्रीकल्चर करते हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है हमारी, तो हम एग्रीकल्चर पे सबसे ज्यादा डिपेंड भी हैं। लगभग 55% जो पॉपुलेशन है अपने भारत की पूरी, वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड है। वहीं पे इससे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, या जीडीपी हमारी बन रही है, जीडीपी बाद में हम देखेंगे जीडीपी क्या होती है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो होता है जीडीपी, वो कितनी जनरेट हो रही है, तो जीडीपी में इसका योगदान मात्र 15 से 16% है। तो कहीं न कहीं जो पॉपुलेशन है, वो डिपेंडेंट कहाँ पे है? कृषि क्षेत्र पे है। तो कृषि क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि जल का जो उपयोग होता है, वो लगभग कृषि क्षेत्र 80% जल का उपयोग कर लेता है। यानी हम क्रॉपिंग पैटर्न है हमारा, जो हम खेती करते हैं, वो वाटर इंटेंस क्रॉपिंग हम उस पे ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं अभी तक। ज़्यादा जल का वेस्टेज करते हैं। वहीं पे हम जो फसलें बो रहे हैं, वो इतनी पोषण युक्त नहीं है। तो सरकार ने क्या फैसला लिया, कि हम क्यों ना हम ऐसी फसलें बोएं जो जल का कंजप्शन भी कम करें, और पोषण युक्त भी हो। इसी आधार को लेते हुए सरकार ने क्या कहा, कि जो रेगिस्तान क्षेत्र में और जो कम पानी वाले क्षेत्रों में जो फसलें होती है, वो ज्यादा पोषण युक्त होती है, जल की डिमांड भी कम होती है। जैसे रागी हो गई, जैसे बाजरा हो गया, ये सारी फसलें जो हैं वो पोषण युक्त हैं। और एक व्यक्ति में जो एनीमिया की प्रॉब्लम होती है, रक्त अल्पता, इन समस्या जो है, बीमारियां होती है, इन बीमारियों से मुक्ति दिलाने में भी इन फसलों का मुख्य योगदान होता है। सरकार ने डिसीजन लिया है कि हम भी इन फसलों को बढ़ावा दें, और इसी क्रम में यूएन ने 2023 जो वर्ष है उसको बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। और हाल ही में इस बार डिसीजन लिया गया, जो हमारी संसद है, भारतीय संसद, उसका जो कैंटीन है, उसमें भी अब जो व्यंजन बनेंगे, वो रागी के बनेंगे, बाजरा के बनेंगे। और इस बार तो हमने ये भी डिसीजन ले लिया कि G20 की जो समिट है, उसमें हम इन्हीं फसलों के व्यंजन प्रस्तुत करेंगे।
और बनाएँगे और खाएँगे। सरकार इसको प्रमोट करने का काम कर रही है, तो संसद की जो कैंटीन है, उसमें भी इनको इंट्रोड्यूस किया गया। इतनी बात पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ क्या है? आपसे अगर पूछा जाए मिशन तहसील 300 बनानो ये क्या है? तो संबंध किससे हैं? तो जो विशेष योगीजन होते हैं, विशेष योगजन से संबंधित जितनी भी योजनाएँ हैं, उनसे अवगत कराना है और ये इस योजना का एक सब पार्ट है, विशेष योगजन आयुक्त आपके द्वार। उसी के तहत ये मिशन तहसील 392 अभी लॉन्च हुआ था और ये कहाँ हुआ था तो जालौर में हुआ था। इतनी सी बात आपको बताना चाहिए। अच्छा, मैं आपके लिए अब क्या करूँ थोड़ी कभी-कभी ऐसी क्लास भी लेके आया करूँगा, जो करंट से रिलेटेड नहीं होगा, लेकिन कुछ योजना होगी जो इम्पोर्टेंट होगी मुझे लगती है, जो एग्ज़ाम में आ सकती है, उसको भी थोड़ा-थोड़ा डिस्कस करते रहेंगे। लास्ट में कभी आर्टिकल हमारी न्यूज़ कम होगी, उस समय हम ये लेके आ जाएँगे। तो आज न्यूज़ तो काफ़ी थी, लेकिन मैं एक योजना आपके लिए लेके आया हूँ। उस योजना का नाम है चिरंजीवी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इस योजना के बारे में खास बातें क्या हैं, वो हमें पता होनी चाहिए। जैसे राजस्थान के प्रत्येक परिवार हेतु 10 लाख का कैशलेस बीमा कवरेज इस योजना के तहत चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 10 लाख का कवरेज प्राप्त कर किया जा रहा है। पहली बात है, पहला पॉइंट 10 लाख का कवरेज प्रदान किया जा रहा है। दूसरी बात क्या है? जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, एनएफएस है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसके तहत लाभान्वित जो व्यक्ति हैं और 2011 की जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है, सामाजिक आर्थिक जनगणना है, उनके तहत जो लाभान्वित व्यक्ति है, उनको इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाना है। उनको डायरेक्ट वो लाभान्वित हो जाएँगे और जो बचे वो इसमें सारे लोग शामिल हैं। लेकिन कैसे? ये 2 कैटेगरी के लोग यानी जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभान्वित है और जो सामाजिक आर्थिक जनगणना एक के तहत लाभान्वित है, उनको छोड़कर बाकी सभी को पंजीकरण करवाना होगा और एक ईयरली बेस पे उन्हें ₹800 का एक प्रीमियम जमा करवाना पड़ेगा और वो भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आई थिंक समझ में आती होगी। इस योजना की जो हम बात कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, जो एक क्वालिफ़िकेशन क्या है इसका? क्वालिफ़िकेशन पढ़ रहे हैं और उसकी विशेषता भी पढ़ रहे हैं। तो विशेषता हमने देखी थी कि 10 लाख का एक कैशलेस बीमा कवरेज प्राप्त हो रहा है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत और फिर योजना की जो क्वालिफ़िकेशन है वो हमने देखी तो जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या है कि जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो लाभार्थी हैं और साथ ही जो सामाजिक आर्थिक जनगणना के तहत लाभार्थी हैं, उनको छोड़कर उनको ना तो रजिस्ट्रेशन करवाना है और ना ही ये ₹800 का प्रीमियम देना है। अब उनको छोड़कर जो लोग हैं जितने भी बचे उनको ₹800 के प्रीमियम के साथ प्रतिवर्ष इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई है? अब इसके अलावा क्या है? ये देखो, सॉरी यहाँ पे 800 नहीं है, ये ₹850 है। एक्सट्रीमली सॉरी, ₹850 आपको प्रीमियम भुगतान करना पड़ेगा प्रतिवर्ष। ₹850 लिखा हुआ है और ये बात हम कर चुके हैं। दूसरी क्या है? इस योजना का जो लाभ मिलना शुरू हुआ है, वो कब से हुआ है? तो 1 मई 2021 से। ये भी आपको ध्यान रखना है, 1 मई 2021 मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए। 1 मई 2021 से इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया था। ये सबसे इम्पोर्टेंट है डेट। डेटें ज़्यादा पूछते हैं राजस्थान में एग्ज़ाम में। लाभार्थी द्वारा 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 2021 30 अप्रैल 2021 तक खुद या फिर ई-मित्र के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आवेदन के लिए क्या मतलब एक ज़रूरी होता है जन आधार नंबर या फिर जन आधार पंजीयन रसीद होना अनिवार्य है। यदि जन आधार कार्ड न हुआ तो आपको क्या करवाना पड़ेगा? सबसे पहले जन आधार नामांकन करवाना है और आपका जन आधार कार्ड होना चाहिए। उसी के बेस पे इस योजना का आप लाभ उठा सकते हैं। अब देखिए, इस योजना के सब पार्ट हैं, मतलब इसके उपभाग हैं, इसी योजना चिरंजीवी योजना के तहत उपभाग हैं। जैसे
ये 10 लाख का जो बीमा तो मिल ही रहा है, लेकिन चिरंजीवी योजना के तहत ही 5 लाख का दुर्घटना बीमा भी है। ये देखिए, 5 लाख का दुर्घटना बीमा भी है। वहीं अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई रोड पे जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया और उसको आप बचा के हॉस्पिटल में ले गए, ठीक है? तो आपको सरकार क्या करेगी? 5,000 रुपए देगी प्लस एक प्रशस्ति पत्र देगी। है ना बढ़िया बात? ये तीनों जो बातें हैं, ये उपभाग हैं चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के। पहली बात, 10 लाख रुपए का एक स्वास्थ्य बीमा हमें प्राप्त हो रहा है, वो सबको पता होता है। लेकिन क्या ये आपको पता है कि आपकी दुर्घटना हो जाएगी तो आपको 5 लाख का बीमा भी हो रखा है उसके तहत। और साथ ही अगर कोई किसी का एक्सीडेंट होता है, आप उसको हॉस्पिटल पहुँचा देते हो समय से, तो 5,000 रुपए प्लस प्रशस्ति पत्र भी मिलेगा। तो सबको आप अवेयर करोगे इस योजना के बारे में, जिसको नहीं पता अभी तक, और आपके आस-पास भी कोई रहता है आस-पड़ोस में, और उसको नहीं पता अभी तक इस योजना का लाभ मिल रहा है, उसे भी आप अवेयर कीजिए और जोड़िए इस योजना के साथ। ओके दोस्तों, आज इतनी न्यूज़ थी। आई होप ये सारी न्यूज़ आपको पसंद आती होगी और आप लाइक करते होंगे हमारी क्लास को। अगर लाइक करते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।